शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन मौजूदा वक्त की सियासत को देखें तो नाम ही सब कुछ है। नाम में संस्कृति है, नाम में पहचान है, नाम में संस्कार है। तभी तो एमपी सरकार को लगता है जो नाम गुलामी के प्रतीक हैं, उन नामों को बदल दिया जाना चाहिए। लिहाजा एमपी सरकार ने कई स्थानों के नाम बदले। अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो हबीबगंज अब कमलापति हो गया। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हलालपुरा बस्ती और लाल घाटी चौराहे का नाम बदलने जा रहा है। अब हलालपुर बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी बस स्टैंड होगा और लाल घाटी का नाम श्री नारायण दास जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। इसे लेकर बाकायदा नगर निगम परिषद में प्रस्ताव पास हो गया है। हलालपुर बस स्टैंड, लाल घाटी चौराहा, हलालपुर बस्ती, ये 3 नाम मैंने परिवर्तित किए हैं। इन 3 नामों में जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है, वह इतिहास हमें कलंकित करता है। भोपाल को अच्छा सुनना, अच्छा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हलालपुरा जिसको बस स्टैंड कहते हैं, वह हनुमान जी का मंदिर है, उसको हनुमानगढ़ी कहते हैं, इसलिए हनुमानगढ़ी बस स्टैंड उसका नाम, और जो हलालपुर बस्ती है उसका नाम हनुमानगढ़। ऐसा करके 3 प्रस्ताव मैंने दिए हैं, वो पारित हुए, सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इधर नामकरण की सियासत के बीच कांग्रेस पार्षद ने भी नाम बदलने को लेकर निगम अध्यक्ष को पत्र लिखा है। कांग्रेस पार्षद ने कोटरा सुल्तानाबाद का नाम करुणाधाम आश्रम रखने की मांग की है। इतना ही नहीं, इस मसले पर दबी जुबानी में कांग्रेस सरकार को नसीहत भी देती नजर आ रही है। जो स्थान कलंकित हो जाते हैं, रक्त रंजित हो जाते हैं, उन स्थानों के नाम बदल देना चाहिए। मैं प्रज्ञा जी से पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश लगातार 18 वर्षों से कलंकित हो रहा है, रक्त रंजित हो रहा है, तो क्या प्रज्ञा जी मध्य प्रदेश का नाम बदलने का प्रस्ताव भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास रखने वाली हैं? गौरतलब है कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है, जिस पर बीते दिनों खूब सियासत भी गरमाई थी। एक बार फिर भोपाल के कई स्थानों का नाम बदला जा रहा है। अब नामकरण की फेहरिस्त में कौन कौन से नए नाम शामिल होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो रक्त रंजित इतिहास जो है वो कलंकित करता है बतौर साध्वी प्रज्ञा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई ये सब इसलिए भी बदले जाने चाहिए कि भोपाल को एक अच्छा फील हो। भोपाल को अच्छा फील केवल नाम बदलने से होगा क्या? और दूसरी वजह यह भी है कि नाम बदलने की सियासत कितने आखिरकार होती तो वोटर के लिए खास वोट बैंक को साधने और एक खास वोट बैंक को या खास वर्ग को नाराज करने के लिहाज से, ताकि वो ध्रुवीकरण के काम में आ सके। ये कितना कारगर होता होगा ये फॉर्मूला? बहुत सारे मसलों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एजेंडे के मुख्य बिंदु क्या है। पहला, लगातार नाम बदलने के सियासी मायने क्या हैं? जैसे मैंने पहले कहा, मिशन 23 से पहले और कितनी जगह के बदले जाएंगे नाम? नामकरण पर एक मत क्यों नहीं है सियासी दल? क्या नामकरण के मुद्दे पर ही होगा मिशन 23 का रण? हालांकि इसमें थोड़ा संशय है, क्योंकि ये इतना छोटे एजेंडे पे चुनाव नहीं होंगे। बहुत समझदार बुद्धिमान जनता है मध्य प्रदेश की, फिर भी हमने एक चौथा विकल्प रख दिया केबीसी की तरह आपके लिए। बहरहाल, मैं जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। हमारे साथ है धैर्यवर्धन शर्मा, ये बीजेपी के विद्वान प्रवक्ता हैं। स्वागत है धैर्यवर्धन जी का। दूसरे मेहमान है रवि वर्मा, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। रवि जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे विश्लेषक हैं, संदीप पौराणिक। संदीप जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर धैर्यवर्धन जी से करेंगे। धैर्यवर्धन जी, रक्त रंजित इतिहास जो है वो ठीक है कलंकित करता है। इस रक्त रंजित इतिहास को नए सिरे से लिखने का जिम्मा क्या केवल बीजेपी के पास है? यदि पैसे के अभाव में, आर्थिक परिस्थितियों के चलते हमारी बहन बेटी फटे वस्त्र पहन रही हो, पुराने वस्त्र पहन रही हो, और हम त्योहार पर क्या उसको नए वस्त्र नहीं पहनाना पसंद करेंगे? या हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए तो क्या हम अपनी बहन बेटी को नए वस्त्रों में और साफ सुथरे वस्त्रों में सुसज्जित तरीके से नहीं रखेंगे?
वही सोच हमारा इस धरती के प्रति, इस भारत भूमि के प्रति है कि वो कोई विषम परिस्थिति रही होगी जब खंड खंड बटा हुआ था भारत छोटे छोटे राज्यों में, तब गद्दार, बेईमान, अत्याचारी, धोखेबाज मुगलों ने आकर के हमला बोला, रक्त रंजित किया, खून से लथपथ कर दिया। अरे सर, इस भाषण के अलावा ये बता दीजिए और भी जिम्मेदारियां हैं आपकी कि नहीं? नगर निगम से ही मैं चलिए आ जाता हूं कि साफ सड़कें देना, सीएम के डांटने के बाद भी सुधर गई क्या सड़कें? नाम बदल देने से लोगों को व्यवस्थाएं अच्छी मिलने लगेंगी? नहीं, देखिए, बहुआयामी काम होते हैं सरकार के और पार्टियों के, वो काम भी हमारी प्राथमिकता में है। तो दूसरे सांस्कृतिक काम भी जो भारत की विरासत को ठीक करते हो, लोगों की मनस्थिति को ठीक करें, पुराने कलंक से मुक्ति दिलाएं, वे काम भी हमारी प्राथमिकता में। ठीक है, रवि वर्मा जी को ठीक है, मोटी बात ले ली आपकी भी एक बार पहले सवाल में। रवि वर्मा जी ये कह रहे हैं कि नाम बदलना इसलिए जरूरी है कि इतिहास रक्त रंजित है, तो फिर उसे वो अगर उसे ढोते रहेंगे तो हम एक कलंक को ढोते रहेंगे। जी प्रवीण जी, आज मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जब प्रदेश का युवा उन मुख्यमंत्री के जो वादे थे, देश के प्रधानमंत्री के वादे थे कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उन रोजगार के सपने में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश में हर रोज हर योजना में गड़बड़, घोटाले, फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की बात हो, मध्याह्न भोजन की बात हो, या हाल ही में 304 करोड़ रुपए की लागत से जो जनता के टैक्स से बना हुआ था कारम बांध, उस कारम बांध के बह जाने पर देश के प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश आते हैं, या साध्वी प्रज्ञा जी, मैं उन्हें साध्वी तो नहीं कहूंगा, प्रज्ञा ठाकुर जी, क्योंकि उनका आचरण विगत दिनों से उस तरीका का आचरण नहीं, एक साध्वी का आचरण इस तरीका नहीं हो सकता है, क्योंकि भोपाल की जो तहजीब वो गंगा जमनी तहजीब रही है, लेकिन उनके कृत्य कहीं ना कहीं इस नाम के अनुरूप मुझे महसूस नहीं होते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री और प्रज्ञा जी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहती हैं। जब बांध एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दे दिया जाता है और उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही पुनः उसके प्रवीण जी मैं कांग्रेस से दिक्कत है कि माने वो मसला पे कम से कम 10 बार डिस्कस हो गया है प्रवीण जी, लेकिन मसला पुनः सरकार ने जीवित किया है कि क्योंकि जनता की जो धन की जनहानि हुई है उसी कंपनी को आखिर बार बार ठेका क्यों दिया जा रहा है। तमाम इस तरह के मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने के लिए प्रज्ञा जी लेकर आती है कि भोपाल का नाम बदल दिया जाए, फलानी चीजों फलाने संस्थानों का नाम बदल दिया जाए, इस तरह की राजनीति करके प्रज्ञा ठाकुर जी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता को ठगना चाहती है। संदीप जी को इन करता हूं। संदीप जी, ये जो आपको लगता है जो मुहिम जो जिस तरह की जो चलाई जा रही है, अब आप देखिए कि इसमें भी छीन छीन के देते हैं। वो एक ईदगाह का नाम बदलने के लिए रामेश्वर शर्मा जी ने कहा था, नहीं बदला। हबीबगंज रक्त रंजित, इन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि क्या है। हबीबगंज रक्त रंजित इतिहास का कलंकित करता हुआ नाम होगा तो रानी कमलापति कर दिया, तो हबीबगंज थाने में क्या मतलब उसका इतिहास रक्त रंजित नहीं है? संदीप जी, या सुविधा के हिसाब से करते हैं ये लोग? मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि सुविधा के हिसाब से, राजनीति में जिस चीज से आपको थोड़ा प्रयास करने से बड़ा लाभ हो जाएगा उस दिशा में आप बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि नाम बदलने से 3 वर्ग मान लें हम समाज के, इलीट क्लास, मध्यम और निम्न वर्ग। इलीट क्लास से फर्क नहीं पड़ता नाम बदलने का, भावनात्मक तौर पर आप मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को लुभा सकते हैं, और यही राजनीति का हिस्सा। लेकिन अब वो भी समझता है आपके एजेंडे को, समझता तो है, लेकिन प्रवाह में बह जाता है, क्योंकि आपके सामने जो राजनीतिक दल है वो उन मामलों को बेहतर तरीके से उनका प्रतिकार नहीं कर पाता, और राजनीतिक जो दल सत्ता में है वो उसको भावनात्मक तौर पे आपको बहा ले जाता है। मुझे ये लगता है कि जब आप कोई बड़े काम नहीं कर पाते हैं, जब आपको लगता है कि छोटी सी चीजें कह के हम बड़ी पॉपुलैरिटी पालेंगे, चर्चाओं में आ जाएंगे, ध्रुवीकरण हो जाएगा, उसका एक हिस्सा है कहीं ना कहीं नामकरण या नाम। धैर्यवर्धन जी का रुख करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आपको ये पता है, आपके लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड मटेरियल है धैर्यवर्धन जी, कि ध्रुवीकरण करा लो, लोग जो है वो भावनाओं में बह जाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे, इसलिए ये प्रयास होते हैं। देखिए, फेस वॉश से लोग मुंह क्यों धोते? क्योंकि चेहरे पर धूल आ जाए तो उसको हटाना चाहिए। तो यदि कोई कलंक हमारे माथे पर है, चाहे वो चिन्ह के तौर पर हो, नामकरण के तौर पर हो, क्या उसको हटाना शासक वर्ग की जिम्मेदारी नहीं है? बड़ा सीधा सीधा सा सवाल है, उसको दूसरे एजेंडे से क्यों छोड़ा जा रहा है? चलिए, तो मैं 4-5 चीजें पूछ लेता हूं कि जब रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं ईदगाह का नाम बदला जाना चाहिए तो क्यों नहीं बदला? हबीबगंज स्टेशन बदल दिया, थाना क्यों नहीं बदला? एक जगह का इतिहास कलंकित करने वाला है, एक जगह का गौरवान्वित करने वाला है क्या? ये भी तो बता दीजिए। इसमें कौन सा फेस वॉश यूज होगा इन दोनों जगह में आपकी भाषा का?
उस पर भी विचार होगा। यदि इस प्रकार का और कोई सुझाव भी सरकार के समक्ष आएंगे उस पर भी विचार होगा। परिवर्तन का सिलसिला जब शुरू हुआ है तो आप भरोसा करिए, एक एक करके बहुत सारा में बदलाव देखने को ठीक है। मिलेगा। रवि जी, ये जो है फेस वॉश यूज कर रहे हैं, तो अब आईने में धूल है या चेहरे में धूल है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये फेस वॉश यूज कर रहे हैं और बदलते रहेंगे। उन्होंने कह दिया कि परिवर्तन का सिलसिला आगे भी चलेगा। जी प्रवीण जी, आपके कथनानुसार आपने बहुत अच्छी बात आज संज्ञान में लाई है कि ये हबीबगंज का नाम बदल देते हैं, लेकिन हबीबगंज थाने जो बगल में कुछ महज की दूरी पर है उसे भूल जाते हैं या आदतन भूल जाते हैं। आज चुनावी वर्ष में उन्हें रानी कमलावती और टंटिया भील मामा याद आ रहे हैं। 800 साल पुराना किला रानी कमलावती जी का, जो मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में अपनी आज दुर्दशा पर बाट जो रहा है, ये उन्हें क्यों नहीं दिखता है? तो ये दो मुंहे सांप हैं जो मौका देखकर फुसकारते हैं, क्योंकि इन्हें जो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर बात सत्यता है कि इन्हें कहीं ना कहीं ये केवल इवेंट जीवी लोग हैं। इवेंट कर जनता का ध्यान या वोटों कबाड़ने की राजनीति किस तरह करनी है, किस तरीके से अपने गड़बड़ घोटाले जो भ्रष्टाचार है उनसे कैसे ध्यान इन्हें भटकाना है, ये इस तरह की राजनीति करके जनता के साथ हमेशा से षड्यंत्र करते हैं। ठीक है, जल्दी छोटा जवाब कुछ देना चाह रहे हैं धैर्यवर्धन जी, फिर तीसरा। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी डंके की चोट कहे कि रानी कमलावती के बेटे को मारा गया लाल घाटी पर, उनके सैनिकों, उनके बचाव पक्ष के लोगों के कतरा कतरा को काटने से जो घाटी लाल हुई थी उसका नाम यथावत रखा जाए। कांग्रेस पार्टी आ जाए मैदान में, किसने रोका? ये पब्लिक तय करेगी हम सही है या आप सही हैं। ठीक है, आपको आउट ऑफ टर्न मौका दिया क्योंकि आपने हाथ उठाया था। संदीप जी को इन कर लेते हैं। संदीप जी, दो तीन चीजें। एक तो नगर निगम की पहली बैठक में 2 नाम बदले, अब आगाज ये है तो अंजाम क्या होगा, नंबर 1। और नंबर 2 जो मैं पूछ रहा हूं कि ये सहजता है या फिर एक एजेंडा है, एक खास वर्ग को चिन्हित करके, एक खास वर्ग को नाराज करके, जैसे आपने पहले भी कहा ध्रुवीकरण। देखिए प्रवीण जी, कुल मिलाकर के ये कहें ये सहज मामला तो नहीं है, और प्रज्ञा ठाकुर का सामने आके कहना तो और भी सहज नहीं है, क्योंकि देश की राजनीति में उनकी पहचान एक कट्टरवादी राजनेता के तौर पर है। ठीक बात। भगवाधारी भी हैं वो तो सहजता का मामला नहीं है। जहां तक आपने कहा कि नाम बदलने की शुरुआत हुई, प्रवीण जी ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आएंगे इस तरह के घटनाक्रम और भी आपके सामने आएंगे, और खासकर उन इलाकों को चुना जाएगा जहां एक खास वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। जब नाम बदलेंगे आप तो विवाद होगा तो ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण होगा तो आपको वोट मिलेंगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति तो है। एक बार धैर्यवर्धन जी का रुख करेंगे। धैर्यवर्धन जी, मैं बहुत कट टू कट आपसे पूछ लेता हूं, नाम बदलवाने के अलावा 5 काम साध्वी प्रज्ञा के बता दीजिए। भोपाल में उन्होंने बहुत कमाल का काम किया या किसी बड़े मसले पर वो नजर आई, तो एक ज्ञानवर्धन हो जाएगा दर्शकों का भी। नहीं, उसका सीधा सीधा उत्तर है साध्वी प्रज्ञा सिंह जी समय समय पर प्रेस नोट जारी करती है जो उनके विकास कार्य हैं, चाहे वो सांसद निधि से हो या सरकार के केंद्र सरकार के माध्यम से कराए जा रहे हो, राज्य सरकार में पत्र व्यवहार करके उन्होंने किन्हीं कामों को गति दी हो, वो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने निरंतर आते रहते हैं। इसमें नया क्या है? यदि प्रज्ञा सिंह जी सामने ना आई हो प्रेस के, उन्होंने अपने काम ना बताया, तो ये सवाल खड़ा होता है। ये सवाल खड़ा होता है सर। कई बार बहुत बड़े बड़े मसलों पे वो नजारत हो जाती। रवि जी को इन कर लेता हूं एक बार। रवि जी, साध्वी प्रज्ञा काम के लिहाज से अगर मैं मार्किंग कराऊं, चलिए उसे उन्हें मत मानिए कि वो विपक्षी दल की सांसद हैं, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट भोपाल, कितनी मार्किंग करोगे आप उनके काम की? जी, निश्चित तौर पर प्रवीण जी, राजधानी एक ऐसा मात्र स्थान है जहां प्रदेश का आम जनमानस अपनी मांगों को लेकर निरंतर जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास के आसपास आपको प्रदर्शन करते देखा जाएगा। प्रदेश का युवा लगातार रोजगार की मांग को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को जो उन्होंने वादे किए थे उन्हें याद दिला रहा है। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भोपाल की सांसद होने के नाते वे कहीं ना कहीं इस पक्ष में उठाने में बहुत कोसों दूर दिखती है। वे क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाती है? फिजूल के मुद्दे उठाना, केवल जनता का ध्यान बांटना, वोटों की राजनीति करना या ध्रुवीकरण करना कहीं ना कहीं इनका शगल हो चुका है। आज भोपाल में इनकी कोई एक बड़ी उपलब्धि नहीं है कि ये भोपाल की सांसद होने के नाते केवल नाम बदलो योजना, देश बेचो योजना के तहत ये मुखौटा लगाकर कहीं ना कहीं जनता के सामने आते हैं। संदीप जी, ये सदन में ध्यानाकर्षण जो एक शब्द है जो विधानसभा और संसद में यूज होता है, तो साध्वी प्रज्ञा का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है क्या कि अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव आए तो उस लाइन पे ले जाया जाए, ये वाला प्रयास आपको ज्यादा दिखता है? देखिए प्रवीण जी, 2024 के चुनाव से अगर हम जोड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो टिकट के बंटवारे का मुद्दा आएगा
कोई भी सांसद हो वो ये कोशिश करता है कि वो लाइमलाइट में रहे, जनता के बीच उसका पहचान बने, चेहरा आए, और राजनीतिक जिस दल का वो जुड़ा होता है उस दल को भी ये लगे कि नहीं हमारा सांसद बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन सवाल यह प्रवीण जी कि आपके पास जिम्मेदारी भोपाल की है, क्या आपने सदन में कभी भोपाल के विकास के लिए नहीं लड़ाई लड़ी? मैंने पूछा भी था, मैंने तो नहीं देखा उनको उनके एक भी मसले। और बहुत अक्सर बीजेपी ये तर्क दे देती, मैं 10 से ज्यादा डिबेट में मुझे याद है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा चूंकि उनकी सेहत ठीक नहीं होती है लिहाजा वो पब्लिक उनका अपीयरेंस कम है, ये एक्सक्यूज दिया जाता है। संदीप जी देखिए, अगर पार्टी ये मान रही है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है तो ऐसे जनप्रतिनिधि को एक राजधानी का प्रतिनिधित्व देने की जरूरत क्या है, सवाल है बड़ा, अगर सेहत से आप जोड़ते हैं। क्योंकि जिस इलाके के आप प्रतिनिधित्व करते हैं वहां आपसे अपेक्षाएं होती हैं, विकास की बात होती है, और आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड आने वाले समय जनता पूछेगी। एक बार धैर्यवर्धन जी को इस एजेंडे के साथ इन करते। धैर्यवर्धन जी, जो कहा गया या जो किया गया उसकी बुनियाद रखी गई नगर निगम में, लिहाजा ये हम प्रादेशिक स्तर की बात कर रहे हैं लेकिन मैं नगर निगम को इन्वॉल्व करूंगा। सीएम नाराज हो जाते हैं और पब्लिकली डांटते हैं कि बहुत खराब आप लोगों की व्यवस्था है और ये क्या है और ये क्यों है। उनकी नाराजगी के बाद क्या आप हमारे बहुत सारे लाखों दर्शकों को ये कमिट करने की स्थिति में है कि अब चमन हो गई सड़कें, इतने दिन हो गए, इतनी फंक्शनिंग नगर निगम की अच्छी है क्या? मुखिया है, हमारे प्रदेश के सर्वोच्च जिम्मेदार व्यक्ति हैं और परिवार के मुखिया का डांटना ये सेहत के लिए शुभ होता है, कतई गलत नहीं है। और नगर निगम बेहद महत्वपूर्ण किंतु अत्यधिक छोटी इकाई है मुख्यमंत्री जी के सामने, तो उनकी अगर लताड़ है, उनको कहीं पर ठीक नहीं लगता है तो वह और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। जनहित के लिए, जनता के कल्याण के लिए सड़क और नाली और तमाम सारे ओवरब्रिज जैसे जो भी एजेंडे हैं जो प्रायोरिटी पर लागू होना चाहिए नगर निगम स्तर पर, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें ढिलाई दिखी होगी और बेहतर परिणाम वो चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा फटकार लगाई है। मुझे लग रहा है कि ये तो जनता के प्रति उनका लगाव है, उनका अपना। सीएम ने क्यों बोला सवाल ही नहीं है, मैं कह रहा हूं सीएम के बोले को लपका कैसे, किस भाव में लिया निगम ने, और उसमें क्या पार्षदों या सांसदों की जिम्मेदारी नहीं बनती उन तमाम लोगों की जो भोपाल में रहते हैं, क्योंकि भोपाल से कंसर्न शुरू हुआ था सीएम का। नहीं प्रवीण जी, एक बार मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात को, थोड़ा सा स्पष्ट कर दे। जी, मैं ये कह रहा हूं कि सीएम ने सवाल क्यों उठाया, ये प्रश्न तो मैंने आपसे किया नहीं। मैंने कहा कि जब आप इतने जागरूक, आपके नेता, सांसद, पार्षद बीजेपी के नाम बदलने को लेके हैं, आपका मुखिया, आपके परिवार का मुखिया आपको लताड़ लगा रहा है, तो सारे लोगों को जुट नहीं जाना चाहिए कि हम परिवार के मुखिया ने डांटा यार हम जल्दी से सारी चीजें दुरुस्त कर दें। आपको लग रहा है दुरुस्त कर दिया आपके लोगों ने? नहीं, देखिए 100% परिणाम तो कोई जादू की तरह एक साथ तो आ नहीं सकते, पर सारे के सारे चाहे हमारे पार्षद हो, चाहे नगर निगम सभापति हो, नगर निगम के मेयर हो, उनके साथ काम करने वाले अधिकारी हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं भोपाल को और बेहतर बनाने के लिए। रवि जी वो कह रहे हैं 100% नहीं आए नतीजे, लेकिन परिवार का मुखिया ने डांटा तो सब सतर्क हो गए, इंक्लूडेड सांसद, यहाँ के सारे विधायक और पार्षद कि भाई मुख्य। और भोपाल से ही कंसर्न शुरू हुआ था सीएम का, भले वो ले गए प्रदेश में, लेकिन शुरुआत उन्होंने भोपाल से की कि इतनी बदतर सड़कें होंगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। प्रवीण जी, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि 18 वर्ष के शासनकाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्य के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी गंभीरता से नहीं लेते हैं, या उनके खुद के विधायक या जनप्रतिनिधि गंभीरता से नहीं लेते हैं। आज भी उन्हें अच्छी सड़कों के लिए उन्हें डांटना करना पड़ रहा है, तलब करना पड़ रहा है। अच्छे नल जल की व्यवस्था भी राजधानी को नहीं दे पाई, या राजधानी की सांसद महोदया नहीं दे पाई हैं। राजधानी में हमारी सरकार में हमने बीएचईएल जैसे उद्योगों की स्थापना की थी, लेकिन इस 18 वर्ष की सरकार में इस सरकार ने उद्योगों के लिए या साध्वी प्रज्ञा जी ने किसी भी प्रकार की कोई समुचित व्यवस्था या उद्योग लाने की व्यवस्था नहीं की, तो उन्हें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता उन्हें एक कमजोर मुख्यमंत्री या कमजोर सांसद के रूप में देखती है। केवल इधर उधर की बात करके धैर्यवर्धन जी अपनी जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हैं। 18 वर्ष का शासनकाल बहुत होता है, आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को आप कम से कम जो नल जल का पैसा है मध्य प्रदेश का आज भी रुका है, शायद आपकी जानकारी में हो या ना हो, पर उसको आप अपने मंत्रियों के माध्यम से कहें या उनको ध्यानाकर्षण करें कि वो पैसा दे जिससे भोपाल की जनता को एक अच्छे नल जल की व्यवस्था हो, अच्छी सड़कों की व्यवस्था
आए सड़कों की व्यवस्था, ये इस तरह की आदर्श स्थितियों का जिक्र हो जाता है स्टूडियो में कि दर्शकों को भी बड़ा अपच लगता होगा उससे। संदीप जी को इन करते हैं। संदीप जी, ये जो एजेंडा अब हमने इससे थोड़ी देर पहले भी इस पर बात की थी कि अभी तक एमपी के इलेक्शन में जो एचएम पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान, वो चलती नहीं थी, मतलब कम चलती थी बाकी राज्यों की तुलना में, दीगर राज्यों की तुलना में। ये लाइन जो है ये उधर की तरफ बढ़ा देगी, आपको नहीं लगता? ये खास वर्ग को इंगित करते हुए नाम बदले जाते हैं। मतलब यूं नहीं है कि भाई चलो अगर कोई हिंदू या कोई आदिवासी या कोई उस तरह का राजा भी अगर वैसा रहा हो तो चलो हटाओ, ऐसा नहीं है, एक खास वर्ग के लिए। प्रवीण जी, अपने यहाँ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति तो नहीं है, लेकिन कुछ खास इलाके हैं जहां बंटवारा करना आपके लिए बहुत आसान होता है। हाँ, ठीक बात। भोपाल ले लें, हम वहां मालवा में चले जाएं, आपको बुंदेलखंड ले लें, जबलपुर के भी कुछ हिस्से ले लें, हाँ वहां कुछ है। लेकिन वो खास इलाके जहां पर आपको ये लगता है बहुत आसानी से आप बंटवारा कर सकते हैं। नाम भी बदलने की बात कहां पर आ रही है? नाम भी बदलने की बात उन इलाकों में आ रही जहां पर पोलराइजेशन की संभावना ज्यादा है। बुंदेलखंड में आपको एक भी मसला नहीं मिलेगा, विंध्य में आपको मसला नहीं मिलेगा, महाकौशल में भी ज्यादा नहीं है। तो कुल मिलाकर के कोशिश ये है कि जो स्थान जहां आप आसानी से बंटवारा कर सकते हैं वहां ये वाला मसला आपके लिए बहुत आसान, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो साध्वी प्रज्ञा के कहे गए बात के आलोक में, धैर्यवर्धन जी के पहले सवाल के जवाब के आलोक में उन्हीं के पास जाते हैं। धैर्यवर्धन जी, ये जो इतिहास कलंकित, रक्त रंजित, ये केवल यही हुआ है भोपाल में क्या? मतलब 52 जिले हैं हमारे यहाँ, बाकी जगह तो कहीं कोई ऐसी मांग अभी तक आई नहीं कि भाई महाकौशल के बदलो, बाकी जगह के बदलो। यहीं का रक्त रंजित इतिहास क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि वोटर आपके मुफीद नहीं दिख रहा है इसलिए? प्रवीण जी, गंगोत्री ऊंचाई से नीचे की और गंगा जी आती हैं गंगोत्री से चल करके, तो राजधानी से हमने शुरुआत की है। बाकी अनेक स्थानों पर जहां जहां आवश्यक होगा वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के स्थानीय प्रतिनिधि, वहां के जनता जनार्दन के जो लोग हैं वो यदि इस प्रकार के सुझाव देंगे तो सर्वत्र विचार किया जाएगा, हर शहर में विचार किया जा सकता है। और मेरा तो इतना सा कहना है कि किसको आपत्ति है? क्या जो धर्म के कारण से मुसलमान है केवल, वो क्या उन लुटेरों को, वो हरम में महिलाओं को धकेल देने वाले क्रूर शासकों को अपना आका मानते हैं, वो अपना पितृ पुरुष मानते हैं? क्या उनको खुल करके कहे ना, क्यों आपत्ति भाई उन विदेशियों के नामकरण को हटाने से? वो विदेशी वो अलग थे, वो यहाँ पर आक्रमण करने आए थे, वो इनके परिवार के लोग नहीं थे। इनका मूल तो हिंदू है, इनका बाद में इस्लामीकरण हुआ, बाद में ये मुस्लिम बने, किसी और धर्म में आ गए, तो इनको क्या आपत्ति हो सकती है? ठीक है, इसलिए मुझे लग रहा है कि रवि जी जो इनको आपको लगता है कि भाई ये बदल रहे हैं, आप भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे जा रहे हो, तो वैसा विरोध नहीं करते कि आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हम एक खास वर्ग के लिए चिन्हित हो जाए जो घोषित तौर पर कागजों में भी अल्पसंख्यक है, तो फिर हमको बहुसंख्यक का वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक रस्मन विरोध आप लोग कर देते हो, एक रस्म अदायगी कर देते हो, और बाकी आप भी एक तरह से अंदरूनी तौर पर इनके साथ ही हो जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रवीण जी। कांग्रेस पार्टी सदैव से सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती आई है। कांग्रेस सदैव से सभी धर्मों का सम्मान करती है और उन्हें साथ लेकर चलती है। ये एक भाजपा का एक ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि किस तरीके से देश का माहौल बिगड़ा है, देश में भाई से भाई को लड़ाने का काम है। ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। इन्हें भारत में भाईचारा पसंद नहीं है, इन्हें भोपाल का भाईचारा पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी करके ये जनता को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करना चाहते हैं। ये क्योंकि राहुल जी की यात्रा है जो जोड़ने का काम कर रही है, उससे भय से उसके पहले दिन से ही जो है भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। जैसे जैसे बदल दिया था राहुल जी, यात्रा का सोचे भी नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी उस बात को आगे बढ़ाता हूं, नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं फिर उसी बात को याद दिला रहा हूं कि जो 800 साल पुराना जो राणा कमलावती जी का जो किला है, मुख्यमंत्री के गृह जिले में आता है, इन्हें ये क्यों नहीं याद आता है? बगल में हबीबगंज जो स्टेशन, जो हबीबगंज थाना है, वो क्यों नहीं याद नहीं आता? ये दो मुंह सांप है। अब दोहराओ, आपकी बात में दोहराओ। संदीप जी को इन करेंगे। संदीप जी, बिल्कुल कट टू कट बात। ये दोनों तो मतलब पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है और मजबूरी भी है कि इस लाइन पे बोलेंगे नहीं। मैं आप तो बोल ही सकते हैं। साध्वी प्रज्ञा की दावेदारी आपको लगता है 2024 में रहेगी भी या नहीं, या फिर पार्टी के अंदर ही जो चल रहा है तो वो इस वजह से कि लगातार आक्रामक अंदाज रखो तो जो ऊपर जिन्हें रिकॉर्ड करना है या जो ऊपर जो लोग देखते हैं वो देखते रहेंगे? देखिए प्रवीण जी, जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं होता है
और आपको लगता है कि हमें आगे दावेदारी करनी है, तो आपको शॉर्टकट रास्ते पकड़ने पड़ते हैं। और वो लाइन है पार्टी की जिस पर प्रज्ञा ठाकुर आगे चल रही हैं, क्योंकि वोट का बंटवारा होगा तो भोपाल की सीट उनके लिए बड़ी सुरक्षित रहेगी और वो अपने आकाओं की नजर में भी रहेंगी। ठीक बात है। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन जाते जाते मैं बिल्कुल संदीप जी की बात से सहमति जताते हुए ही जाऊंगा कि जब आपके पास रिपोर्ट कार्ड नहीं हो तब आप दिखाएंगे क्या? तो जाहिर बात है कि आप इसी तरह के एजेंडे सामने लाएंगे जिसमें लोग अगर आपके पक्ष में आ सकें तो आ जाएं। आज के एजेंडे में इतना ही। कल किसी खास मसले पर एक खास पैनल के साथ बैठकर किसी नए विषय पर करेंगे चर्चा। आप देखते रहिए IND 24।